हाँ भाई, चलो। आवाज आ रही है सबको? बताओ। ठीक है, चलो भाई। हम लोग लास्ट में बात कर रहे थे चिर सम्मत सन्निकटन की वैधता के बारे में। यही बात चल रही थी हमारी। वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात हुई थी। हमने उसमें तीन कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? डी ग्रेटर ग्रेटर देन होना चाहिए लैम्बडा से। यही बोला था। अपन ने कहा था कि कणों के बीच की जो दूरी है वो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। चलो, दूसरी बात अपन ने डिस्कस किया था V अपॉन एन, प्रति अणु औसत आयतन का मान ग्रेटर ग्रेटर देन होना चाहिए लैम्बडा क्यूब से। ठीक। तीसरी बात थी हमारे पास KT ग्रेटर ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? डेल्टा ई से। दो ऊर्जा अवस्थाओं के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसके मान से ज्यादा होना चाहिए किसका मान? KT का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। और उस कंडीशन में एक स्थिति निकल के आई थी कि P ऑफ E1 का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मींस किसी निकाय के ऊर्जा अवस्था E1 में पाए जाने की प्रायिकता है P ऑफ E1। और P ऑफ E2 क्या है? ये दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर। ये सारी बातें अपन ने डिस्कस किए थे। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद अपन ने जो डिस्कस किया था वो था अपने पास कला निर्देश आकाश। इसी के बारे में बात चल रही थी हमारी। फेज स्पेस। कला निर्देश आकाश में हमने क्या कहा था? कला निर्देश आकाश में अपन ने एक टर्म यूज की थी। अपन ने कहा था कि इसके पास किसी कण की या किसी कण के बारे में जानकारी के लिए या किसी कण को प्रदर्शित करने के लिए अपन बता सकें कि कण कहां रखा हुआ है, उसके लिए स्थिति और संवेग, पोजीशन और मोमेंटम, इनकी आवश्यकता होगी। अगर आपको जैसे अपन ने सबसे पहले बताया था कि क्वांटम के लिए जैसे तरंग फलन जरूरी है, ऐसे ही किसी कण के बारे में जानकारी के लिए क्या चाहिए? स्थिति चाहिए और संवेग चाहिए। स्थिति की भी तीन कंडीशन, एक्स, वाई और जेड। संवेग की भी तीन कंडीशन, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इन छह निर्देशांकों से, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, इन छह निर्देशांकों से बनने वाला जो निर्देशाकाश है उसे अपन क्या कहते हैं? कला निर्देशाकाश। इसका एक और नाम होता है, इसको अपन म्यू स्पेस भी कहते हैं। फिर अपन ने बात की कि मान लो इसके जो अल्पांश हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे इसके अल्पांश ले लिए, डी एक्स हो गया, डी वाई हो गया और डी जेड हो गया। ऐसे ही उसके जो अल्पांश हैं, डीपी एक्स हो गया, डीपी वाई हो गया और डीपी जेड हो गया। अगर अपन आयतन निकालना चाहें इन छह निर्देशांकों से बनी हुई जो समष्टि है, समष्टि का मतलब निर्देशाकाश को एक वर्ड होता है समष्टि, जिसको अपन स्पेस बोलते हैं। समष्टि मतलब निर्देश तंत्र को ही समष्टि कहते हैं। उसका आयतन क्या होगा? dx dy dz dpx dpy dpz। ये क्या है? अल्पांश का आयतन है। और अगर ऐसे ही बहुत सारे अल्पांश हों तो इस अल्पांश के आयतन का टोटल कर दो आप लोग। अगर बहुत सारे अल्पांश हो तो एक अल्पांश का आयतन निकालो और पूरे क्षेत्र का आयतन निकालो। जैसे उस दिन एग्जांपल बता रहे थे अपन, जैसे अपने पास घर है, घर में एक जैसे 10 रूम है, आप क्या काम करोगे भाई? अगर आपको पता हो कि एक रूम का आयतन इतना है और घर का आयतन इतना है पूरे का, तो अपन एक रूम के आयतन में घर के आयतन का क्या दे देंगे, या घर के आयतन में एक रूम के आयतन का भाग दे दो, आपको कला कोष्ठकों की संख्या मिल जाएगी। तो जिस वर्ड को अपन अल्पांश कह रहे हैं वो अल्पांश का मतलब होता है उसकी कला कोष्ठका। अल्पांश वर्ड का मतलब क्या है? कला कोष्ठका। उसको कला कोष्ठका कहेंगे। जैसे घर में कमरा, भाई घर से छोटा रूप उसका कमरा है, कमरे में आदमी रहते हैं। ऐसे ही ये निकाय और घर दोनों एक जैसी चीजें, दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे के। ये निकाय और जो घर होते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिमिलर हैं, मतलब एक दूसरे के जैसे हैं। जैसे घर, निकाय।
घर में कमरा, निकाय में कला कोष्ठिका, कमरे में आदमी, निकाय में, निकाय के जो कला कोष्ठिका है उसमें कण, जो भी कण परमाणु जिनके बारे में भी अपन डिस्कस कर रहे हैं वो। ठीक है, तो अपने पास अल्पांश का आयतन क्या हुआ, dx dy dz dpx dpy dpz। अगर अपन dx dpx का इंटू करें, अनिश्चितता का जो सिद्धांत होता है, अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, वो ऐसे ही तो होता है, dx dpx h। हाँ भाई चलो, तो dx dpx ग्रेटर इक्वल टू h होता है, ऐसे ही dy dpy होगा, और ऐसे ही dz dpz होगा। इसका मीनिंग ये होता है, वो कहता है किसी एक ही दिशा में स्थिति और संवेग का एक साथ मापन संभव नहीं है। इसका मीनिंग यही तो है, मतलब स्थिति और संवेग का अगर एक ही दिशा में एक साथ मापन करो तो कुछ अनिश्चितता रह जाती है, और उस अनिश्चितता का मान h क्रॉस के इक्वल हो सकता है। कई बार h लिखते हैं, h क्रॉस लिखते हैं, h क्रॉस बाई 2 भी लिखते हैं, ठीक है, h बाई 2 भी लिखते हैं। ये ऐसा फिक्स नहीं है कि साहब ये ही लिखा जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। उसका मतलब बताने का ये है कि कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है उसमें, थोड़ी बहुत क्या रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है। अनिश्चितता का सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का। तीनों के लिए लिखोगे तो अल्पांश का आयतन क्या हो जाएगा, एच क्यू, और इसी को अपन कह रहे थे कला कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, अगर मान लो किसी निकाय में आपको क्या निकालना है, किसी निकाय में कला कोष्ठिकाओं की संख्या इज इक्वल टू निकाय का आयतन बटे एक कला कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, अच्छा सुनो, अब जरा दूसरी बात करते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है अगर मान लो यदि एफ कोटि तो किसकी हो, स्थिति की, मतलब किसी निर्देश तंत्र की स्थिति की तरफ जाने की जो दिशाएं वो एफ दिशाएं हैं। कोई भी कण अगर स्थिति के बारे में डिस्कस करे, तो जैसे अपन अभी तो कह रहे थे एक्स वाई और जेड तीन स्थितियां मान रहे थे, लेकिन वो स्थितियां तीन ना होके एफ हों, 1 2 3 4 ऐसे कितनी स्थितियां हो एफ, और उसको ऐसे मान लेता है वो DQ1 DQ2 और DQF। ये क्या है, ये स्थिति की एफ, ऐसे ही एफ क्या है, संवेग की स्थितियां हैं, जैसे DP1 DP2 DPF। तो अगर अपन अल्पांश का आयतन निकालें, इसका मतलब इसके लिए एक कला कोष्ठिका का जो आयतन हुआ, एक कला कोष्ठिका का आयतन, इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो जब तीन पोजीशन थी, जैसे स्थिति के तीन थे, संवेग के तीन थे, तो आयतन क्या आया था, एच क्यू। ऐसे स्थिति के एफ है और संवेग के भी एफ है, तो आयतन कितना आएगा, एच एफ। कला कोष्ठिकाओं की संख्या निकालें तो इनसे संबंधित जो भी निकाय बनेगा उसका आयतन बटे एच एफ। ठीक है, और ऐसे जो कला निर्देशाकाश होता है उसको एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं अपन हाइपर आकाश कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, हाइपर स्पेस बोला जाता है। ठीक है, अगर मान लो किसी की स्थिति की स्वातंत्र कोटि एफ हो और संवेग की स्वातंत्र कोटि भी क्या हो, एफ हो, ये स्वातंत्र कोटि ही होती है, मतलब कण जितनी संभव दिशाओं में गति कर पाए, स्थिति के लिए और संवेग के लिए। पहले तीन में कर रहा था उसको तो क्या कहते हैं, म्यू स्पेस, और अगर एफ में करता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर स्पेस कहते हैं। हाँ ठीक है सर जी, चलो जरा बताओ बात समझ आई या नहीं आई।
बोलो, बात समझ आया नहीं आया? फिर अपन आगे बात करेंगे। चलो आगे बात करें। सुनो सर जी, आगे की बात करें आगे। देखो, इसमें एक पार्ट आता है अपने पास, एक विमीय सरल आवर्ती दोलक। उस एक विमीय सरल आवर्ती दोलक के बारे में बात करेंगे अपन। एक तो उसके बारे में ये मिलेगा कि उसका जो समीकरण है, हमें एक विमीय सरल आवर्ती दोलक का जो समीकरण है वो दीर्घवृत्त के जैसा होता है। जैसे दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, क्या होता है दीर्घवृत्त का समीकरण? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1। हम इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि अपने पास दो चीजें हैं, एक स्थिति है एक संवेग है, तो अगर इस टर्म को ऐसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में ले आएंगे तो हमारे पास एक्स और पी एक्स की फॉर्म में, स्थिति और संवेग की फॉर्म में क्या मिल जाएगा? एक समीकरण मिलेगा। अपन 1 है, एक है, एक, यही तो होता है समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। ऐसे ही स्थिति और संवेग की फॉर्म में, मतलब जौन सी स्थिति x है तो x के रिलेटेड px की स्थिति। अच्छा चलो, आपने सरल आवर्ती दोलक पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हो आप लोग मैकेनिक्स में। और अपन उसके लिए क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं, एक स्प्रिंग को, स्प्रिंग के एक सिरे को किसी दृढ़ आधार से बांध देते हैं और दूसरे सिरे पर एक द्रव्यमान लगा देते हैं, और अगर वो वाइब्रेशन करेगा तो सरलावर्ती दोलक हो जाएगा। सरलावर्ती दोलक, आवर्ती दोलक और सरलावर्ती दोलक में एक अंतर है। आवर्ती दोलक के जो दोलन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, उसका पथ इस तरीके का होता है, और सरल आवर्ती दोलक के दोलन इस तरीके से होने चाहिए। अगर कोई माध्य स्थिति है यहाँ, तो उस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द सरल रेखा में जो दोलन होंगे वो सरल आवर्ती दोलक के दोलन है। ठीक है, चलो अपन क्या काम करते हैं, अपन एक छोटा सा काम करते हैं। हमने मान लिया सर जी, एक ये कोई दृढ़ आधार है, ठीक है, स्प्रिंग के एक सिरे को तो से कनेक्ट किया और दूसरे सिरे पर क्या ले लिया, एक द्रव्यमान ले लिया। अब जैसे ही आप लोग इस द्रव्यमान को थोड़ा सा खींचोगे तो ये स्प्रिंग क्या होगी, अपनी जगह से थोड़ा सा चेंज होगी। मान लो चेंज होके साहब इस पोजीशन पे आ गई, यहाँ फिर वापस आएगी तो मान लो इस पोजीशन पे आ गई। तो ये जो माध्य स्थिति है इसको अपन क्या कह रहे हैं, ये m द्रव्यमान का कोई पिंड था, ये माध्य स्थिति के इधर उधर क्या करेगा, कंपन करेगा। और पहले भी कई बार अपन ने बताया है होता क्या है इस पूरी पोजीशन में। जैसे मान लो ये पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, चाहे अपन इसकी बात कर लें, अगर ये गति करता है, ये गति करता हुआ यहाँ पहुंचा, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, तभी तो वापस आता है। भाई गतिज ऊर्जा जीरो हो गई मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाता है, वेग जीरो होगा तो कण रुक जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसा ही तो होता है। अच्छा, यहां पे ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो इधर चला जाएगा। सेम वही कंडीशन यहां होती है, इसके पास ये जैसे ही इधर जाता है, इसका मतलब इसके पास गतिज ऊर्जा होती है, यहां पहुंचता है और इस पॉइंट पर पहुंचते ही गतिज ऊर्जा जीरो हो जाती है। मतलब यह है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, यही तो होता है। चलो फिर जैसे ये लौट के यहां आता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहें या मिनिमम कह दें तो ज्यादा ठीक है, कम हो जाती है। ठीक है, फिर वापस से यहाँ आता है, यहाँ आता है तो फिर क्या होता है,
यहाँ आने के बाद फिर वापस भी तो जाता है भाई। ये जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो इसको धक्का देती है आगे की तरफ, क्योंकि उसके पास गतिज ऊर्जा है, वो गति करता हुआ चला जाता है। यहाँ आते ही फिर रुक जाता है, और फिर रुकने के बाद इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इसका मतलब किसी कण की जो कुल ऊर्जा होती है वो नियत रहती है, कभी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और कभी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब किसी m द्रव्यमान वाले सरल आवर्ती दोलित्र की कुल ऊर्जा, दो पार्ट ले लेते हैं, इक्वल टू हाफ m vx स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। मतलब समझो, bx तो क्या है, कोई एक दिशा ले रहे हैं अपन, एक विमीय होता है ये सरलावर्ती दोलक। कैसा होता है, एक विमीय, किसी वन डायमेंशन में चलने वाला। फिर अपन त्रिविमीय के बारे में बात कर लेंगे आगे चल के। bx x दिशा में क्या है उसका वेग, k क्या होता है, x क्या है विस्थापन है, और विस्थापन भी कहां से, माध्य स्थिति से। ठीक है सर। अच्छा देखो, इसके और उसके समीकरण में अंतर भी होता है कुछ। इसका जो समीकरण होता है और इसका जो समीकरण होता है उनमें अंतर भी होता है। इसके समीकरण के लिए अपन ऐसे लिखते हैं, E इक्वल टू हाफ एम बी एक्स स्क्वायर प्लस एम जी एच। इसके लिए स्थितिज ऊर्जा एम जी एच होती है। क्यों, क्योंकि ये माध्य स्थिति से एच ऊंचाई पे पहुंच जाता है पिंड। कई बार से तो वो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, देखो पेंडुलम वाली घड़ी ऐसी तो रोटेशन करती है वो, माध्य स्थिति से एच ऊंचाई, तो उसके लिए गति स्थितिज ऊर्जा किससे दी जाती है, एम जी एच से। जबकि इसके लिए गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा किससे होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर से होती है। ठीक, के क्या होता है, के को कहते हैं अपन स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण आया हाफ एम बी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपन जरा एक काम कर लेते हैं, अगर मैं एक ऐसा काम करूं, एम का ऊपर इंटू कर दूं और एम का ही नीचे इंटू कर लूं इस वाली टर्म में, तो कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास क्या बनेगा, या E इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर अपॉन एम, काम चलेगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या बना, पी एक्स क्या होगा, एम बी एक्स, बोलो, तो वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ई को इधर भेज दो तो आपके पास टर्म बन गई पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम ई प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू ई इक्वल टू 1। ई को इधर भेज दिया और इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है उससे। अपन इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहता हूं मैं, चेंज करके क्या लिखना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा और चेंज करके मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर अपॉन टू ई अपॉन के को नीचे ले आए, आ जाता है ना ऐसे तीसरी घात में, नहीं आता। ये एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी किसी पिंड की होती है ना। हाँ तो सर जी ये पिंडी तो है, एम द्रव्यमान का पिंडी तो लेते हैं यहाँ, ये एम द्रव्यमान का पिंड होता है। हाँ भाई, एम जहां होगा वहीं तो एम जी एच होगा। ये आवर्ती दोलक में होती है, लेकिन सरल आवर्ती दोलक और आवर्ती दोलक दोनों में यही अंतर होता है बस। दोलक तो और भी होते हैं, वो तुम पढ़ते हो, अवमंदित आवर्ती दोलक, प्रणोदित आवर्ती दोलक, चालित आवर्ती दोलक, और फिर युग्मित दोलक। दोलक तो बहुत सारे हैं, अपना काम सिर्फ इस सरला एक विमीय सरल आवर्ती दोलक से था बस।
ठीक है, देखो जरा, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा, मैं इसको और थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तुम्हें? चलो जरा इसको देखो, आपके पास वैल्यू बना एक्स स्क्वायर अपॉन 2e ए के का स्क्वायर अंडर द रूट में, और स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये समीकरण कुछ तुम्हें इसके जैसा नहीं लग रहा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या पी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हाँ सही तो है, सही तो है। हाँ ये रहा ना 2m। हाँ, इसका मतलब ये पूरा जो समीकरण है, जरा इसको तो देते हैं हटा, इसका तो कोई काम नहीं अपने पास। ये पूरा की पूरा समीकरण किसके जैसा हो गया? देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए का वैल्यू क्या है भाई? 2e अपॉन के अंडर द रूट, और v का वैल्यू क्या है? 2me अंडर द रूट। ठीक है, चलो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए अपन, क्या हुआ? हाँ, ये होता है a और इसको कहते हैं b। इसका मतलब होता है कुछ, इसका मतलब होता है अर्ध दीर्घ अक्ष। ये ए जो वैल्यू होती है ना, ये अर्ध दीर्घ अक्ष की होती है, आधा होता है वो। ये ये अर्ध दीर्घ अक्ष है ए, और ये क्या होता है? अर्ध लघु अक्ष, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। ठीक है, आप लोग दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी, पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो जरा एक बार, अतः हटा दे जरा ये बात, देखो जरा एक बार की, लिख लिया करो बीच बीच में थोड़ा बहुत। क्या करो? हाँ ये रहा ना डायग्राम, हाँ बना लो, वो तुम्हारे समझने के लिए। कई सारे बच्चे हैं ऑफलाइन, तू भी आया कर। चढ़न होती है तुम्हें ऑफलाइन वालों से, घर पड़े रहते हो नलायक हो, आलसी होते जा रहे हो। नहीं, ये कौन है? अजय? हाँ हाँ। अच्छा देखो जरा आगे छोटी सी बात, अतः कला निर्देशाकाश में दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ए इक्वल टू पाई ए बी। पाई ए कितना है? 2e अपॉन के अंडर द रूट, बी कितना है? अंडर द रूट 2me। यही है। अच्छा देखो, अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 2e इधर है, 2e इधर है, रूट टू तो 1 हो जाएगा पूरा। तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर द रूट m अपॉन के। ये किसका वैल्यू हो गया? ए का वैल्यू। आगे थोड़ा सा काम पड़ेगा इससे हमें, इसलिए अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब जरा चलो, अच्छा देखो सर जी, एक और काम की बात, ये जो पार्टिकल एक तरफ से दूसरी तरफ आता है ना, जैसे अपन कह रहे थे कि साहब ये माध्य स्थिति से इधर चल के आता है, एक्चुअली होता यह है कि कोई एक बल जो विपरीत दिशा में लगता है वो इसको अपनी तरफ खींचता है।
और उस बल को कहते हैं अपन प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। नहीं कहते भाई, कोई पिंड गति करता हुआ जा रहा था, उसकी गति कम होती चली गई, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि पीछे से तुम भग रहे हो, तुम्हें पीछे से पकड़ लिया जाए, तो तुम्हारी गति क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। और उस कम होती चली जाने वाली गति का मतलब क्या है? कि आप पर एक बल लगा, प्रत्यानयन, एक विपरीत दिशा में फोर्स लगा। ठीक है, क्योंकि पिंड के माध्य स्थिति से इधर उधर जो कंपन है वो किसके कारण होता है? प्रत्यानयन बल के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? प्रत्यानयन बल के। और प्रत्यानयन बल क्या होता है? F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये होता है प्रत्यानयन बल। F क्या है? बल। एम ए लिख दूं? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है, ये तो आप लोग जानते हो, वेल नोन है, इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा, त्वरण क्या होता है? स्थिति में दो बार समय के साथ परिवर्तन है, एक बार समय के साथ परिवर्तन करो, एक्स है स्थिति या विस्थापन, एक्स है, यही तो माना। अगर आप एक बार करोगे तो डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी आ जाएगा, फिर और एक बार कर दो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर त्वरण हो जाएगा। ऐसे लिख दूं? एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। हम चल जाएगा? चलो जरा अपन इसको और थोड़ा सा मूव करके ऐसे लिख देते हैं, या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स। इसको इधर और ले आए। अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है, अच्छा इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखते हैं, तब जाके ज्यादा अच्छा सा लगता है ये। और वो क्या होता है? या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये के बाई एम। एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट लूंगा। हाँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। जहां ये जो ओमेगा नॉट होता है, ये क्या होती है? 2 लित्र की आवृत्ति, और वैल्यू क्या होता है? के बाई एम अंडर द रूट। अपन एम अपॉन के लिख देंगे नीचे लाके। इसका मतलब ए का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? टो पाई ई अपॉन ओमेगा। देखो जरा फटाफट से, फिर रिजॉइन कर लेना एक बार की। हाँ, एक बार की लिख लो, फिर रिजॉइन कर लेना। अब भाई एक बार की रिजॉइन कर लो फटाफट से।